हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। किसी कारणवश मैं नहीं ला सक रही थी वीडियो, लेकिन अब कंटिन्यू लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का कथन है? तो यह फैलन का कथन है। यह किसका कथन है? फैलन का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अवधि का एक उदाहरण देना है हमें निम्न में से। एक माँ के दो दिवाड़े आछे, एक भाई के दो बेटे छे, एक मनई के दुई बिटबे रहीन, एक औरत के दो लड़के थे। तो इनमें जो अवधि का उदाहरण है वह है एक मनई के दुई बिटबे रहीन। एक मनई के दुई बिटबे रहीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? निम्न में से प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो प्राचीनतम भारतीय भाषा है इनमें वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम काल की बात करें तो ये मुझे एक तरह से लिख कर समझाना होगा, तो इसे मैं दूसरे क्लास में लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। एक डिटेल्ड क्लास लेकर आनी पड़ेगी इसके लिए फिर। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किन महापुरुष का मत है यह? तो यह आचार्य विनोबा भावे का मत है। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। यह आचार्य विनोबा भावे ने ऐसा कहा है। ब्रजभाषा का केंद्रीय स्थान कहाँ है? ब्रजभाषा का केंद्रीय स्थान कहाँ है? तो ब्रजभाषा का केंद्रीय स्थान है मथुरा। ब्रजभाषा का केंद्रीय स्थान क्या है? मथुरा। ठीक है, ब्रजभाषा सौर या अपभ्रंश से विकसित होने वाली सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में विशुद्ध रूप में बोली जाती है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में विशुद्ध रूप में बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप में बोली जाती है। ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ब्रज का सर्वप्रथम बोली के अर्थ में प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। इसके अलावा साहित्य में 13वीं शती से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा था। ठीक है, नेपाली भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, मराठी इत्यादि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं के नाम बताएं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गुजराती, नेपाली, ये सभी भाषाएं आपकी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द प्रयुक्त किया है। मिन्हाज शिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। मिन्हाज शिराज ने। ठीक है, मिन्हाज शिराज ने 13वीं शती में
पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा भारत को भारतवर्ष जम्बूद्वीप, भारत को भारतवर्ष जम्बूद्वीप, ठीक है, भारत को भारतवर्ष जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। खरोष्ठी लिपि भारत के प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस प्रकार ये दाएं से बाएं इधर से लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी, ठीक है, शाहबाजगढ़ी, 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 इसके अलावा मानसेरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखाए हैं। किसने? तो सम्राट अशोक ने। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, 5 बोलियां आती है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली जो अन्य भाषाएं हैं वह है राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली अन्य भाषाएं हैं राजस्थानी, गुजराती। अगला प्रश्न देखेंगे, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। कथन किसका है? एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का। अच्छा, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का नहीं, यह कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि ब्रजभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो सिक्खा शब्द मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम रहा अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या रहा? अवहट, ठीक है। इनका विकास क्रम किस प्रकार हुआ है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, इस प्रकार इनका विकास क्रम रहा। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह कितने हैं? देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह है 45। देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह 45 है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अवधी भाषा का केंद्र क्या है? अवधी भाषा का केंद्र है अयोध्या या फिर अवध। अवधी भाषा का केंद्र क्या? अयोध्या या फिर अवध। अवधी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी।
इसी स्थान के आधार पर इस बोली का नाम अवधी पड़ा है। ठीक है, अयोध्या या अवध के नाम पर ही इस बोली का नामकरण हुआ है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। देवनागरी लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? देवनागरी लिपि को और लोकनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि को प्रायः नागरी नगर देवनागर भी कहा जाता है। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय किन्हें जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे को जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था। विभाषा का क्षेत्र किससे अधिक विस्तृत होता है? विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक होता है। ठीक है, विभाषा का क्षेत्र यानी कहे तो विभाषा जो है यह भाषा से कम विकसित होती है और बोली से अधिक विकसित होती है, बोली से अधिक विकसित होती है, या कहे तो विस्तृत होती है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किससे शुरू हुआ था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? तो देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। ये आपके देवनागरी लिपि की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न, भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या है? भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर। भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या रहा? तो भोजपुर। यह बिहार का एक छोटा सा इलाका है जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से विकसित। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस में बोली जाती है। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली है? भारत की ज़्यादातर लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली है। प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि और प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि और बाएं से दाएं लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, जिसमें से खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित रहा पंजाब और कश्मीर। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित रहा पंजाब और कश्मीर। खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित रहा पंजाब और कश्मीर तथा ब्राह्मी लिपि का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत रहा। यही दो लिपियों का प्रचलन था प्राचीन काल में। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।